तो आज का अपना चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। केमिस्ट्री का अपना 5th चैप्टर है। इस चैप्टर को भी अपना इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और अपना बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, कोई खास वो नहीं है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि देर आर 118 एलिमेंट आर नोन टू अस। इस टाइम है ना, अपने प्रेजेंट टाइम कितने एलिमेंट हमें डिस्कवर हो चुके हैं? 118। 118 एलिमेंट, 118। आउट ऑफ दीज एलिमेंट ओनली 94 आर नेचुरली अकरिंग। 118 एलिमेंट में से 94, 94 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि अपने नेचर के अंदर मिलते हैं। बाकी सारे मैन मेड है, बाकी सारे इंसान ने बनाए हैं। 94, 94 एलिमेंट ऐसे जो नेचर के अंदर मिलते हैं। क्लियर है? यस सर। उसके बाद है इन अर्लियर डेज ओनली a few element were known to us, and hence these property could be remembered easily. As a large number of elements were discovered, it was difficult to study and remember the properties of all the elements separately. So to remember the properties of the element easily, we need to classify the element. ये क्या बोलता है कि अपना जैसे पहले दिन थे ना, जो पुराने दिन थे, तब बिल्कुल कुछ ही एलिमेंट डिस्कवर थे। जैसे मान लो कि 20-30 एलिमेंट डिस्कवर थे पहले। तो 20-30 की जो अलग अलग प्रॉपर्टी आप स्टडी कर सकते थे, उनको याद भी कर सकते थे अलग अलग प्रॉपर्टी को। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया, वैसे वैसे नए एलिमेंट है वो डिस्कवर होते गए। माइक्रोफोरलस कौन है? जैसे जैसे टाइम जाता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, और एलिमेंट है वो डिस्कवर होते गए। तो और एलिमेंट डिस्कवर हो गए, पहले 20-30 थे, अब मान लो 70-80 हो गए। तो 70-80 की तो प्रॉपर्टी स्टडी करना बहुत मुश्किल है अलग अलग। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अपना आसानी से प्रॉपर्टी याद हो जाए सभी एलिमेंट्स की, हम एलिमेंट को क्लासीफाई करते हैं। हम एलिमेंट को क्लासीफाई करते हैं कि जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है उनको अलग रख दिया। अब मान लो 10 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो रही है, तो हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी याद कर लो तो 10 की प्रॉपर्टी याद होगी अपने। तो इस वजह से हम प्रॉपर्टी को, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को आसानी से स्टडी कर ले, याद रख ले, इसीलिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन। क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी जैसे एक तो आप हो, अब आपकी क्लास में मान लो कि अभी 15 बच्चे हैं। अब 15 के मैं नाम याद रख सकता हूँ, कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन सा विलेज है, कौन सी कैटेगरी से हो, सारी चीजें याद कर सकता हूँ, कैसी परफॉर्मेंस आपकी। अब मान लो 15 की जगह अपने पास हो जाए 50 बच्चे, तो एक एक के नाम याद करना, डिस्ट्रिक्ट याद करना, गांव का नाम, कैटेगरी, कैसा पढ़ता हो, ऐसे याद कर सकता हूँ फिर मैं 50 बच्चों का? मुश्किल है। डिफिकल्ट है। हम्म तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेम ऐसे ही एलिमेंट में कि ज्यादा एलिमेंट हो गए डिस्कवर, तो उनकी प्रॉपर्टी को आसानी से याद करने के लिए एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद डोबर्नियर ट्रेड्स। जो पहली क्लासिफिकेशन आई थी अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो किसकी थी? वो किसने दी थी? डोबर्नियर ने। जॉन वोल्फगंग डोबर्नियर इसका नाम था पूरा। इसने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी। उस क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? डोबर्नियर ट्रेड्स। In the year 1817, John Wolfgang Dobernier, a German chemist, trying to arrange the element with similar property into group. He identified some groups having 3 elements each. जो ये डोबरनियर था, उसने 1817 के अंदर अपनी क्लासिफिकेशन दी थी। उसने ट्राई किया था एलिमेंट को कि वो क्या कर दे, अरेंज कर दे, जिनकी प्रॉपर्टी सेम मैच करती है उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दे। कब किया था? 1817 में। ठीक है। उसने क्या किया, यस सर। तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया। उसने तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया कि 3 एलिमेंट जैसे ए बी सी, इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है तो इनका एक ग्रुप बना दिया अलग से। फिर अपना डी ई एफ, मान लो ये 3 एलिमेंट है, इनका अलग से ग्रुप बना दिया जिनकी प्रॉपर्टी मैच करती थी। उसने अपना लॉ दिया था कि किन किन की प्रॉपर्टी मैच करेगी, कौन सा एलिमेंट का पर 3 ग्रुप, जो 3 एलिमेंट लिए ना एक ग्रुप में, वो कौन से 3 एलिमेंट को रखे, कैसे प्रॉपर्टी मैच करेगी, तो वो देखो। According to Dobrnir law, when the elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, the atomic mass of the middle element is equal or roughly equal to the arithmetic mean of the other 2 elements. उसने क्या किया, मान लो अपने पास कोई 3 एलिमेंट है ए बी सी। उसने बोला अगर हम इन तीनों एलिमेंट को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रख दे। मान लो कि ए का मास है अपना 1, उसके बाद बी का उससे थोड़ा ज्यादा 3, उसके बाद इसका 5 है, ऐसे। तो उसने क्या बोला, अगर हम उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रखते तीनों एलिमेंट को, तो जो बीच वाला एलिमेंट है ना, बी, इसका जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा? जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है उनके अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब
पहले और तीसरे को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो जो ये वैल्यू आएगी ना, यही अपना क्या हुआ, बी का अर्थ मास होगा अपना। क्लियर है Yes, sir. Yes, कि अपने sir. पास 3 एलिमेंट है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रख दो। तो जो मिडिल एलिमेंट का मास, एटॉमिक मास यानी बीच वाले एलिमेंट का मास है, वो जो बाकी 2 एलिमेंट बच गए यानी फर्स्ट और लास्ट वाला, उनके मास को अर्थमेटिक मीन से यानी ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करोगे, तो जो बी वाला है ना उसका मास आ जाएगा। किसी को कोई डाउट हो इतने में? No, sir. No, sir. नहीं है? उसके बाद जैसे इसने एक डोबर ने इसके ट्रेड्स थे कुछ, ये देखो जैसे ये रहा, इसने क्या किया, लिथियम लिया एक, तो एक सोडियम लिया, एक पोटेशियम लिया, 3 एलिमेंट लिए। इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से एटॉमिक मास के, लिथियम का 7 है, सोडियम का 23 है, इसका 39 है। अब ये तो हमें पता है, मान लो हमने सोडियम का इसके फॉर्मूले के हिसाब से निकालना हो, तो देखो हमने क्या बोला था कि जो सोडियम का मास है वो किसके इक्वल होगा, लिथियम के मास के प्लस पोटेशियम के मास के डिवाइडेड बाई 2। लिथियम का मास है 7, पोटेशियम का 39 डिवाइडेड बाई 2, कितना गया 46/2, 23 आ गया। आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. और जो सोडियम का मास था वो 23 होता है, यानी ये तो सच बात थी, अपनी सही बोल रहा था ये तो। यानी इसका जो लॉ था डोबरनेर का, लॉ ऑफ ट्रेड्स, वो यहाँ पे फॉलो करता है। यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम की प्रॉपर्टी मैच होगी अगर ये इस फॉर्मूले में फिट बैठता, तो इस फॉर्मूले में इसका सही आंसर आता। तो समझ आया राहुल, अभिषेक? उसके बाद अपना अगला ट्रेड इसने क्या बताया था, एल्कलाइन अर्थ मेटल लगा, यानी सेकंड ग्रुप से, कि अपना एक तो अपना कैल्शियम हो गया, कैल्शियम लिया अपन एक, तो एक स्ट्रोंशियम लिया, एक बैरियम लिया, 3 लिए। वही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से। अब मान लो कि हमने स्ट्रोंशियम का निकालना मिडिल एलिमेंट का, तो एसआर का निकालो अपना स्ट्रोंशियम का। तो कैल्शियम प्लस बैरियम का मास, तो 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 177/2 कितना आ गया 88.5। स्ट्रोंशियम का होता बड़ा कितना 88, तो 0.5 बाई फर्क है, ज्यादा तो फर्क है नहीं। हमने उसमें लो में बोला भी था कि इक्वल और रफली इक्वल, तो यानी बराबर आ गया ये भी। या यहाँ पे भी अपना लो ऑफ ट्रेड्स ऑफ एप्लीकेबल है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. और तीसरा इसने क्या पढ़ा, एलोजन वाले का, एलोजन का। इसमें देखो यार, क्लोरीन है अपना एक, तो ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का अपना 35.5 हो गया, अपना इस साइड की इसका 127। तो सेम वही कि क्लोरीन का मास है और अपना क्या है कि आयोडीन का मास है, उसको जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, 81.25 आ गया। और अपना ब्रोमीन का तो 80, यानी 1 का ही फर्क है, ज्यादा तो फर्क है नहीं 1.25 का। तो यानी ये भी रफली इक्वल ही है। तो इसने 3 ट्रेड ही बनाए थे, डोबरनियर ने सिर्फ 3 ट्रेड बनाए थे, लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक, तो एक बना था कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम का, और एक बना था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। 3 ही बना पाया था ये, बाकी नहीं बनाया इसने। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोबरनियर ट्रेड, इनमें से कौन सा डोबरनियर ट्रेड है? याद हो जाएंगे सारे एलिमेंट के नाम और ये कैसे निकाला है? Yes, sir. Yes, sir. So, तो ये था डोबरनियर का। अब इसकी डोबरनियर की दिक्कत क्या आ गई थी इसमें? पहले तो अचीवमेंट देखिए इसकी, अचीवमेंट पे द मेन अचीवमेंट ऑफ सच ए क्लासिफिकेशन वाज दैट इट वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन व्हिच एस्टैब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। कि ये पहली ऐसी क्लासिफिकेशन थी जिसने एटॉमिक मास और जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है उनके बीच में रिलेशन बताया था। वो इसमें यही बोला था कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो जो मिडिल एलिमेंट का मास है वो पहले और तीसरे को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तब आएगा। अगर ये फॉर्मूला मैच करता है एटॉमिक मास वाला अपना सिंपल, तो यानी एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपनी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो एटॉमिक मास और जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, वो किसने बताया था पहले? डोबरनियर ने, पहली Dobernier. क्लासिफिकेशन दी है। Dobernier. हाँ, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन देखो इसकी, he could identify only 3 trade from the known element। उस टाइम में क्या किया उसने, सिर्फ 3 ही ट्रेड बना पाया, बाकी जो और एलिमेंट थे ना उनके ट्रेड नहीं बना पाया, सिर्फ 3 ही बना पाएगी जो हमने अभी पढ़े। He failed to arrange all the known element in the form of trades। जो बाकी एलिमेंट थे इसके टाइम नोन थे जितने अपने एलिमेंट, उनको ट्रेड्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। और एक इसकी सबसे मेन लिमिटेशन की ये रही,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक डू नॉट मेक डोबरनेट रेड बट दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। जो अपना नाइट्रोजन था, फॉस्फोरस था और आर्सेनिक था, ये तीनों के तीनों सेम प्रॉपर्टी शो करते थे। तीनों के तीनों क्या करते थे, सेम प्रॉपर्टी शो करते थे। लेकिन जो वो था ना कि इसका फॉर्मूला डोबरनियर का, कि जो मिडल एलिमेंट है अपना, उसका जो मास होगा वो नाइट्रोजन प्लस आर्सेनिक के मास के 2 से डिवाइड कर दो तो फॉस्फोरस का आ जाएगा। इसमें ये फॉर्मूला मैच नहीं करता। ये जो तीनों एलिमेंट थे इसमें ये फॉर्मूला मैच नहीं होता था, लेकिन इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम थी। लेकिन डोबरनियर ने तो बोला था कि अगर ये फॉर्मूला मैच होगा तभी प्रॉपर्टीज अपनी सेम रहेगी, तो ऐसा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे दिक्कत आ गई थी कि तीनों की प्रॉपर्टी मैच तो करी थी लेकिन वो फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहे थे। तो एक इसकी लिमिटेशन ये थी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी कि इनमें से कौन सा डोबरनेट रेड नहीं है। ये तीनों मिलेंगे ऑप्शन में आपको, आपको लगेगा कि इनकी प्रॉपर्टी तो सेम थी तो ये पाएंगे डोबरनेट रेड, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये था डोबरनियर का। किसी को डोबरनियर के उस क्लासिफिकेशन में कोई डाउट हो बताओ। No doubt, No, sir. sir. अब डोबरनियर के बाद आया एक साइंटिस्ट न्यूलैंड। डोबरनियर के बाद आया न्यूलैंड नाम का बंदा एक। In 1866, an English scientist, John Newland, arranged all the known elements in the order of increasing atomic mass and found that element with similar properties reacted after seventh element. एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जॉन न्यूलैंड, उसने क्या देखा, उसने 1866 के अंदर देखा कि जो अगर आप एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज कर देना तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी ना दो एलिमेंट्स की। जैसे मान लो कि एक की प्रॉपर्टी ये आ रही है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया और अपना हाई डेंसिटी वगैरह होगी, तो सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट है, हर 7वें एलिमेंट के बाद वो दोबारा आते हैं। यानी मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7, जो 8वां एलिमेंट होगा ना उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच करेगी, 9वें एलिमेंट की तो इस वाले से, 10वें की इस वाले से। तो हर 7वें एलिमेंट के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती है। रिकर करते हुए, यानी सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है वो बार बार आते हैं हर 7वें एलिमेंट के बाद। तो उसने ये बोला था। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो उसने इसी के बेस पे दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी वही मैच करेगी, ऑक्टेव। When the element are in the order of their atomic mass, the property of eighth element are the property of first element. उसने क्या बोला, अगर आप एलिमेंट्स है उनको अरेंज करते हैं एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट वाले से मैच करेगी। यानी 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी ही होगी, सेम टू सेम वही। इट वाज जस्ट लाइक द रिपीटेशन ऑफ म्यूजिकल नोट्स इन ए ऑक्टेव, सच a regularity of repetition was known as law of octave. ये अपना जैसे कैसे था, ये अपनी प्रॉपर्टी मैच करी थी। जैसे अपना जो म्यूजिकल नोट होता है ना अपना, सा रे गा मा पा दा नी सा दोबारा आएगा और ये भी सा था। यानी 8वां अपना जो नोट था म्यूजिकल नोट वही फिर से वही आएगा सा। तो ऐसे इसमें रिपीट हो रहा है ना सा, उसके बाद फिर से रे आ जाएगा, उसके बाद फिर से गा आ जाएगा, सेम हो रहा है। सेम ऐसे ही इसमें अपना न्यूलैंड वाली प्रॉपर्टी में होता था। तो इसी को उसने क्या बोल दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोल दिया इसी को? Law of octaves. Law of octaves. Law of octaves. लॉ ऑफ ऑक्टेव, बिल्कुल। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव ये इसकी एरिया अपने सिंपल। ये हाइड्रोजन है अपना, हाइड्रोजन का 8वां एलिमेंट कौन सा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की हाइड्रोजन से मैच करेगी प्रॉपर्टी। उस बार क्लोरीन, क्लोरीन की इसके मैच करेगी। लिथियम है, लिथियम की सोडियम से मैच करेगी, सोडियम की पोटेशियम से। यानी पोटेशियम, ये एक ग्रुप है ना ये सारे अपने, इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगी, इनकी आपस में मैच करेगी। तो ये हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट से मैच करेगी। क्लियर है? Yes, sir. Sir. अब इसकी लिमिटेशन क्या थी न्यूलैंड की अपनी, it was only applicable up to calcium. After that, the property of every eighth element was not similar to the first element. For example, chromium is next element in Newland arrangement, had property different from boron and aluminum. इसने क्या बोला अपना कि ये जो लो था ना अपना, ये एटॉमिक नंबर 20 तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक एप्लीकेबल था बस। ये जो लो था अपना ये सिर्फ यहाँ तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक, यहाँ तक। इसके बाद जो एलिमेंट है ना क्रोमियम अपना, ये 8वां एलिमेंट किसका है, एल्यूमिनियम का। और जो बोरोन है अपना, एल्यूमिनियम प्रॉपर्टी मैच करती थी तो आपस में। तो जो क्रोमियम की प्रॉपर्टी थी ये इसके ग्रुप वाले एलिमेंट से मैच नहीं कर रही थी। क्रोमियम प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम और बोरोन से मैच नहीं कर रही थी। लेकिन ये तो एल्यूमिनियम का 8वां एलिमेंट है, प्रॉपर्टी तो मैच करनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे तो दिक्कत आ गई। तो जो ये लो था ना
ये एटॉमिक नंबर 20 तक एप्लीकेबल था, यानी कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके बाद ये अपना फॉलो नहीं कर रहा था। 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच करती है। ठीक है, Yes, समझ sir. आया? Yes, sir. उसके बाद दूसरा पढ़ा है, he also assumed that there was 56 element in the nature and no more element could be discovered in the future. Later on, when several new elements were discovered, such as noble gases whose property could not be fit into law of octave. इसने क्या किया, जो पीरियोडिक टेबल बना दी ना, बोले यही फाइनल है, इसके बाद कोई एलिमेंट है वो डिस्कवर ही नहीं होगा। जो पीरियोडिक टेबल बना दी, बस यही कि यही पीरियोडिक टेबल रहेगी, आगे कोई भी एलिमेंट है वो डिस्कवर ही नहीं होगा इसके बाद अपना। लेकिन उसके बाद तो फिर क्या हुआ, इसमें तो नोबल गैसेज भी नहीं है और बहुत से एलिमेंट नहीं है। अब तो 118 एलिमेंट हो गए। इसके टाइम कितने थे, 56 एलिमेंट थे। इसने बोला कि 56 एलिमेंट ही रहेंगे, इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं आने। लेकिन बाद में नए नए एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो उनकी प्रॉपर्टी है, इसके जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था ना उसके हिसाब से फिट नहीं बैठी। तो ये भी दिक्कत आ गई फिर इस क्लासिफिकेशन में। उसके बाद है, इट वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू लाइटर एलिमेंट। जो अलग एलिमेंट है ना जिनका एटॉमिक मास कम था, उन्हीं तक एप्लीकेबल थी। जैसे कैल्शियम था ना, कैल्शियम तक ये एप्लीकेबल थी, जो अलग अलग एलिमेंट थे लाइटर एलिमेंट, हेवियर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं हुई। उसके बाद है न्यूलैंड एडजस्टमेंट, न्यूलैंड एडजस्टेड सर्टेन डिसिमिलर एलिमेंट इनटू द सेम स्लोट। For example, cobalt, nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, bromine, which have different property from these elements. अब जो अपना जैसे उसने क्या किया, अब जो अलग अलग एलिमेंट थे ना उनको एक ही स्लॉट में फिट कर दिया। मान लो एक अपने जगह तो एक ही थी, उसने एक जगह में दो एलिमेंट अपने प्लेस कर दिए। जैसे ये देखो, एक ही एलिमेंट के प्लेस पे इन्होंने दो कर दिया, कोबाल्ट और निकल को। अब कोबाल्ट और निकल अलग अलग एलिमेंट है, उनकी एक ही स्लॉट में वो कर दिया। इनका एटॉमिक नंबर अलग होगा, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत अलग होगी। तो इसने तो अलग अलग एलिमेंट को एक ही स्लॉट में फिक्स कर दिया। एक तो ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत क्या थी, अब कोबाल्ट और निकल क्या होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। Metal. Metal. मेटल। और जो बाकी इसके ग्रुप के है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे नॉन मेटल है। तो इस मेटल की प्रॉपर्टी नॉन मेटल से कैसे मैच कर सकती है, तो ये भी तो दिक्कत थी। तो ये यहाँ पे एक दिक्कत आ गई। और जो कोबाल्ट और निकल है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ हद तक आयरन से मैच करती थी। आयरन ये रहा अपना यहाँ पे, सेम ऐसी आयरन ने इसने ऑक्सीजन के साथ अपना वो कर दिया, रख दिया। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल, आयरन अपना मेटल होगा। तो यहाँ पे दिक्कत आ गई। और आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से थोड़ी बहुत मैच करती थी, क्योंकि मेटल मेटल है ये साथ में। इसको आयरन से अलग कर दिया इन्होंने, कोबाल्ट और निकल को। तो इसकी जो लिमिटेशन है ना बहुत सारी है। तो इसकी लिमिटेशन समझ में आई सभी को, क्या कुछ है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो इतने में जितना अब तक करवाया मैंने? Magnesium element. बताओ, है कोई डाउट किसी को इतना? No, sir. No, sir. तो अब तक हमने डोबरनियर का पढ़ लिया, न्यूलैंड का पढ़ लिया। डोबरनियर में हमने क्या पढ़ा था कि अपना उसने लो ट्रेड्स बनाया था कि तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, कि अपना अगर आप उसको क्या कर दे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दे अपना एटॉमिक मास के, तो जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो पहले और तीसरे एलिमेंट को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। ये डोबरनियर ने बोला था। लेकिन वो सिर्फ तीन ही ट्रेड्स बना पाया था, बाकी ट्रेड्स नहीं बना पाया। और एक नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक था, उसमें क्या किया, उनकी प्रॉपर्टी तो मैच करती थी, लेकिन वो डोबरनियर के लॉ के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठे। तो यहाँ पे दिक्कत आ गई। उसके बाद अगली क्लासिफिकेशन आई न्यूलैंड की। न्यूलैंड ने क्या किया कि हर 8वां एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से प्रॉपर्टी मैच करेगा, यानी 7 एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो दोबारा रिपीट होती है। तो उसने लो ऑफ ऑक्टेव बना दिया इसी पे, जैसे म्यूजिकल नोट होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा दोबारा आ गया देखो। इसने फिर इसकी लिमिटेशंस थी कि इसने ये लो था जो कैल्शियम तक ये एप्लीकेबल था। कैल्शियम के बाद जो 8वां एलिमेंट है उसकी फर्स्ट एलिमेंट से प्रॉपर्टी मैच नहीं करती थी। एक ही लाइटर एलिमेंट के लिए ही था, हेवियर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता था। उसने बोला कि अपने नेचर के अंदर 56 एलिमेंट है तो इतने ही रहेंगे, आगे कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होगा। लेकिन बाद में नए एलिमेंट डिस्कवर हुए जो इसकी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठे लो सकते में। और इसने कुछ एलिमेंट्स थे उनको एक ही स्लॉट में रख दिया, दो दो एलिमेंट को एक ही स्लॉट में। तो ये दिक्कत आ गई। और उनको जो था तो उसने इस कॉलम में रखा, इस ग्रुप में उस कॉलम में रखा जिसमें नॉन मेटल्स थी। मेटल नॉन मेटल उसने इकट्ठा रख दिया, जिनकी प्रॉपर्टी कभी मैच नहीं कर सकती। तो इसकी लिमिटेशंस थी। किसी को कोई डाउट हो इसमें वो बताओ। No, No, sir. sir. नहीं है कोई डाउट? No, sir. No, उसके बाद अगली क्लासिफिकेशन आई अपनी मेंडलीव की। अगली क्लासिफिकेशन किसकी आई? मेंडलीव।
मेंडलीव क्लासिफिकेशन देखो, इन ईयर 1869, एक बात पहले तो ये बताओ, न्यूलैंड के टाइम कितने एलिमेंट डिस्कवर थे? 56. 56. हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है ये, दोबारा भी आ सकता है। सर मेंडलीव क्लासिफिकेशन, हाँ डोबरनियर के टाइम पे कितने थे? शायद 30 थे, 25 पता नहीं 30 थे, वो एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा, कहीं पे दे ही नहीं रखा, लेकिन ऐसा मानते हैं कि 25 थे, पता नहीं 30 थे। ठीक है, एग्जैक्ट मैं बता दूंगा। ओके. In the year 1869, Mendeleev studied the chemical property of all the known elements and tried to arrange the element in the form of a table on the basis of increasing atomic mass and group of elements having similar chemical property. 1869 में मेंडलीव ने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे जितने नोन थे उस टाइम, 63 एलिमेंट नोन थे मेंडलीव के टाइम, तो उसने क्या किया, 63 एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की, और उसने फिर क्या किया, एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश की अपनी। तो उसने दो क्राइटेरिया लिए। मेन क्राइटेरिया क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को रख दो, उसके हिसाब से अपना वो करो। और दूसरा क्राइटेरिया क्या था, उसने जो केमिकल प्रॉपर्टी जिनकी मैच करती थी उसके हिसाब से रखा। मेन तो शायद था एटॉमिक मास ही था, इसने एटॉमिक मास ही लिया। इसके बाद इसने क्या लिया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आया फिर इसका। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है ना, वो पीरियोडिक फंक्शन है, किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मास का। पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, अगर हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हम रख दें एटॉमिक मास के, तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो बार बार रिपीट होगी एक रेगुलर इंटरवल के बाद। पीरियोडिक मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना, पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना। अगर हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रख दे, ऑर्डर के हिसाब से, तो जो एलिमेंट है सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले, उनकी प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होगी एक रेगुलर इंटरवल के बाद। यही अपना क्या था, मेंडलीव का लॉ था। द पीरियोडिक फंक्शन, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्लियर है? Yes, sir. यस इसके सर. बाद अपना in Mendeleev periodic table, he arranged all the known 63 element in order of their atomic increasing atomic mass. उसने क्या किया, जो 63 एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट थे ना, उसने उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखा उनको। देयर आर 7 पीरियड, जो ओरिजेंटल रो होती है ना ऐसे वाली, ये होती है पीरियड अपनी। तो 7 तो पीरियड थे, और कॉलम कितने थे, वर्टिकल कॉलम 8। जो वर्टिकल कॉलम ऐसे होते हैं ना, ये वर्टिकल अपने, ये होते 8, इसको बोलते ग्रुप अपने। वर्टिकल कॉलम होते थे ग्रुप अपने। तो 7 तो अपने क्या थे, पीरियड थे, और 8 अपने क्या थे, ग्रुप थे। क्लियर है? यस सर. Yes, sir. जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल अमेंड की उसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो एक बार 6 वाली भी आई थी, लेकिन वो नहीं है, फिर अपना वो नहीं पढ़ना। इसमें 6 दे रखे देखो, एक और होता है 7 वाला जिसमें यूरेनियम होता है शायद एक तो, और एक और एलिमेंट होता है। तो ये अपने ये पीरियोडिक टेबल अपनी, इसमें क्या है कि नीचे लाइन लिख रखी है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन जर्मन जर्नल इन 1872। जर्मन जर्नल के अंदर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कब पब्लिश हुई थी? 1872. 1872। हाँ, याद रख लेना 11। और तो इसने वही लिख रखे सिंपल की, ये पड़े ऑक्साइड हाइड्राइड के फॉर्मूले सिंपल अपने, कोई खास वो नहीं है। जैसे मान लो कि CH4 है कार्बन वाला, इसने इसकी जगह अपना एलिमेंट की जगह क्या यूज कर लिया, R यूज कर लिया, RH4। CO2 मान लो, CO2 की जिसने क्या यूज कर लिया, अपना RO2। ऐसे उसने एलिमेंट की जगह उसके सिंबल, एक सिंबल यूज कर लिया R, कि R है वो रिप्रेजेंट करेगा एक सिंबल की, CH4 है, RH4 लिख दिया, CO2 को RO2 लिख दिया, सिंपल। ठीक है? Yes, sir. उसके बाद मान लो कि अब आप है जैसे, अब अपने को नहीं पता कल क्या हुआ यहाँ पे दुनिया में। अगर आप बता दो आज कि हाँ भाई कल ये चीजें होंगी, और कल वो चीजें हो जाए, तो आपकी तारीफ करेंगे नहीं करेंगे? यस. Yes, sir. इसने भी सेम वही किया था। इसने बोला कि 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो अब तक डिस्कवर नहीं हो रखे,
लेकिन इनकी प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी होगी कि भाई ये ऐसे ऐसे शो करेंगे अपनी प्रॉपर्टी। और जब आगे डिस्कवर हुए एलिमेंट वो, तो उनकी प्रॉपर्टी मैच करती थी बिल्कुल, जैसे डोबर ने, जो इसने मेंडली ने बताया था। तो इस वजह से उसकी बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी, बहुत एक इसकी बढ़िया बात थी, मेरिट्स नापी थी। तो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये तीन एलिमेंट ऐसे थे, ये मेंडलीव के टाइम पे जब उसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, वो डिस्कवर नहीं हुए थे। लेकिन इन तीनों एलिमेंट के बारे में मेंडलीव ने पहले ही बता दिया था कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी होगी इनकी। और जब ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए ना, तो इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वही की वही थी, जैसे कि जैसे मेंडलीव ने बताई थी। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. जो अपना स्कैंडियम था ना, एससी स्कैंडियम, इसको उसने बोला था इक्का बोरोन। क्या बोला था इसको इसने? Carbon. Carbon. इक्का बोरोन। जो गैलियम था, जी ए गैलियम, इसको इसने बोला था क्या? इक्का एल्यूमिनियम। इक्का, Aluminium. इक्का मतलब उससे अगला। और जो जर्मेनियम था, जीई, उसको इसने क्या बोला था? इक्का सिलिकन। Silicon. यानी सिलिकन से अगला एलिमेंट जो ग्रुप में हुआ। तो ये ऐसे बोला था उसने। क्लियर है इतना? Yes, sir. तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि मेंडलीव के टाइम इक्का एल्यूमिनियम था, वो किस एलिमेंट का नाम था? किसका था इक्का एल्यूमिनियम नाम? Gallium. Gallium. गैलियम, बिल्कुल। तो ये अपना ये था। उसके बाद इसकी अगली क्या थी? When noble gas discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. जब मान लो इसने जब पीरियोडिक टेबल बनाई ना, तब तक नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी। लेकिन बाद में जब नोबल गैस डिस्कवर हुई, तो उसने क्या किया? यहाँ पे एक अलग से ग्रुप बना दिया। अलग से उसका एक अलग से ग्रुप बना दिया, यहाँ पे एक जीरो ग्रुप बोलते हैं उसका अपन। यहाँ से एक अलग से ग्रुप बना दिया, और उस ग्रुप के अंदर उसको रख दिया। यानी जो पहले वाला ये था ना पूरी पीरियोडिक टेबल, इसके साथ उसने कोई अपना वो नहीं किया, छेड़छाड़ दी अपनी। इसको वैसे का वैसे ही रहने दिया, कोई एलिमेंट कुछ नहीं किया इसने रिप्लेस वगैरह अपना। तो उसने एक सिर्फ अलग से ग्रुप बना दिया पीरियोडिक टेबल का, अपना जीरो ग्रुप, जिसके अंदर उसने नोबल गैस को रख दिया। ठीक है? Yes, sir. उसके बाद अगला, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आल्सो हेल्प इन द करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सेवरल एलिमेंट व्हिच वर इन डाउट। कि कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास में डाउट था कुछ को, तो उसने उसके एटॉमिक मास को भी करेक्ट किया था। जैसे अपना बेरिलियम है ना, बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? वैसे तो 9 होता है, लेकिन पहले बोलते थे कि 11 है इसका बेरिलियम का मास। ये डाउट में था कि 11 है या क्या है, तो इसने फिर करेक्ट किया था, इसका एटॉमिक मास 9 होता है। सेम ऐसे इंडियम, गोल्ड, यूरेनियम, प्लेटिनम, इनके एटॉमिक मास में भी डाउट था, तो उसने करेक्ट किया था। ठीक है? Yes, sir. तो ये थी मेरिट्स अपनी। तो उसके बाद अपना है इसी लिमिटेशंस, क्या क्या इस अब इसमें इसी लिमिटेशंस देखो। एक करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन टू द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन को एक करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाया ये, जो हाइड्रोजन था अपना, हाइड्रोजन को एक करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाया ये। सिंपल, कि एक सही पोजीशन की हाइड्रोजन यहाँ पे आना चाहिए। और ये मेंडलीव की नहीं, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आप फॉलो करते हैं, उसकी भी लिमिटेशन है कि हाइड्रोजन को एक करेक्ट पोजीशन नहीं मिल पाई अब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी। हाइड्रोजन रखा तो ऊपर है बिल्कुल फर्स्ट ग्रुप के ऊपर, लेकिन वो फर्स्ट ग्रुप में नहीं आता। वो वहां पे रखा है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, इस वजह से वो वहां पे रखा है। उसका कोई वो नहीं है कि वो फर्स्ट ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में नहीं आता वो। उसके बाद है रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। अब जैसे एक बात बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रखा है। एक का मास है 58.7, एक का मास है 58.9। कौन सा पहले आना चाहिए? 58.7. ये पहले आना चाहिए, और ये फिर दूसरे नंबर पे आना चाहिए। ऐसे ही होता हुआ रखते तब इसने क्या किया? जो 58.9 था ना, ये इसको पहले रख दिया, 58.7 वाले को बाद में रखा। तो यहाँ पे दिक्कत आ गई कि अपना क्या था, कोबाल्ट का जो मास था ना अपना, उसने क्या किया? कोबाल्ट के मास का था अपना सिंपल 58.9, उसको तो पहले रख दिया। और जो निकल का मास था ना 58.7, उसको बाद में रखा। तो यहाँ पे दिक्कत आ गई। देखो ये दिख रही है यहाँ पे 58.9 और 58.7 दिख रहा है। Yes, sir. तो यहाँ पे दिक्कत आ गई। सेम ऐसे इसने ये रहा, टेलुरियम था 127.6, और इंडियन वाला 126.9। इसमें भी इसने गलत रख रखा है। तो उसने जो अलग अलग रॉन्ग ऑर्डर था ना एटॉमिक मास का, उसके हिसाब से उसने अरेंज किया फिर।
तो ये इसकी एक लिमिटेशन थी। क्लियर है? Yes, sir. तीसरी है Yes. द पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन। जो आइसोटोप्स है उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कैसे कैसे रखने हैं। तो ये आइसोटोप है, एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था। एटॉमिक मास तो अपना क्या होता है, उसके अंदर अलग होता है। तो वो देखो आइसोटोप वगैरह क्या होते हैं, अब ये पता था। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल में किसी को कोई डाउट रह गया वो बता सकता है। हाँ सर। No doubt, sir. नहीं को डाउट। उसके बाद आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव एटॉमिक सेम एटॉमिक नंबर। अब कोई दो एलिमेंट है, मेरे पास एलिमेंट है, यानी कोई एटम्स है मेरे पास। मान लो कि एक तो मेरे पास ए एटम है, एक मेरे पास बी एटम है। एटॉमिक नंबर उनका सेम है, जो अपना एटॉमिक नंबर है उनका सेम है। तो यानी वो सेम एलिमेंट होगा या अलग एलिमेंट होगा? एटॉमिक नंबर इसका भी मान लो कि 9 है, इसका भी 9 है। तो एलिमेंट वो दोनों सेम होंगे या अलग अलग होंगे, बताओ? Same. सेम। तो सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम्स है वो। सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम्स अपने, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और मास नंबर वो क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। ये सेम एलिमेंट्स के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। फॉर एग्जांपल ये ना, जो सिंपल है, आप ये लिखते हैं आप एक, देखो ये चीजें। एक्स एक्स होता है किसी भी एलिमेंट का सिंबल। नीचे आप लिखते हैं क्या, जेड। जेड होता है अपना क्या, एटॉमिक नंबर। क्या होता है जेड? Atomic number. और ऊपर हम लिखते हैं ए। ए क्या होता है अपना, एटॉमिक मास। ठीक है, ऐसे Yes. रिप्रेजेंट Yes, sir. करते हैं। तो देखो अब, तो ये अपना 6 है, ये अपना एटॉमिक नंबर है इसका। 12 अपना एटॉमिक मास है, एक अपना ये है। तो एटॉम दोनों सेम, कार्बन कार्बन के एटम्स दोनों अपने, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है लेकिन मास नंबर क्या दोनों का अलग है। तो यही अपना क्या होता है, आइसोटोप होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग हो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओगे मेरे को, जो इन आइसोटोप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आप, अगर उनकी आइसोटोप की वो सेम होगी अलग अलग होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पे? Atomic number. Number. फिर एटॉमिक नंबर सेम है तो सेम होगी। अब इसकी भी तो 2 4 होगी, और नीचे इसकी भी 2 4 होगी। इसकी आखिरी सेल में 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइसोटोप में सेम होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा आइसोटोप में। तो क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये, और जैसे हाइड्रोजन के भी होते हैं अपना आइसोटोप, हाइड्रोजन के देख लो। एक तो ये होता है 1H1, ये अपना 1H1 इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको पापा? ये लिख रखा, प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम। क्या बोलते हैं इसको? Deuterium. और इसको बोलते हैं ट्रीटियम। क्या बोलते हैं इसको? Tritium. ट्रीटियम। Lithium. ये अपना सिंपल हाइड्रोजन होता है, सिंपल वाला अपना जो अपन यूज करते हैं। जैसे H2 अपना, H2 के अंदर जो हाइड्रोजन होता है ना, वो यही होता है प्रोटियम। मेनली अपन इसी को यूज करते हैं सभी जगह। ये जो होता है, ये होता है एवी हाइड्रोजन। एवी हाइड्रोजन, इसको डी से डिनोट करते हैं अब, डी से। जैसे H2 तो सिंपल हो गया, D2O, यानी इसके अंदर अपना क्या है, ड्यूटीरियम है, एवी हाइड्रोजन है। ये जो थर्ड वन होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, इसका अपन ज्यादातर यूज नहीं करते। रेडियो एक्टिव है एवी हाइड्रोजन का भी अपन कम यूज करते हैं, मेनली अपन इसका यूज करते हैं प्रोटीन का। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात बताओ भी मेरे को कि जैसे अपना एक मास नंबर होता है, वो क्या होता है मास नंबर? Number of protons Number plus of number of proton plus neutrons neutron. is equals to number of nucleons is equals to mass number. नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन तो ये दोनों हो गए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, मास नंबर। अब प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन कितने इसके अंदर? एक। 1. तो एटॉमिक नंबर 1 है। न्यूट्रॉन कितने इसके अंदर, 0. प्रोटीन के अंदर? 0। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी स्पीशीज का नाम बताओ पूरी पीरियोडिक टेबल में
जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो अकेली यही स्पीसीज ऐसी है जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, वो क्या है? प्रोटियम। क्या है वो? Protein. प्रोटियम। इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 1. 1। अब मास नंबर 2 है, प्रोटॉन इसके अंदर 1 है, तो न्यूट्रॉन कितने हैं मतलब इसके अंदर? 1। 1. सेम इसमें, अपने प्रोटॉन्स में 1, न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? 2. 2। सिंपल। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. Yes, तो ये sir. प्रोटीन वाली इंपॉर्टेंट है कि ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर कोई अपना न्यूट्रॉन नहीं होता पूरे पीरियोडिक टेबल में, वो होता प्रोटीन। अब आता है अपना क्या? आइसोबार। आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। अब इसमें क्या कर दो आप, जो आइसोटोप के बारे में पढ़ा ना उसका जस्ट अपोजिट कर दो। आइसोटोप में सेम एलिमेंट्स के एटम्स थे, कार्बन कार्बन के, तो इसमें क्या होगा? अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आर्गन, सेम था आइसोटोप में, इसमें एटॉमिक नंबर अलग हुआ क्योंकि अलग अलग एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर भी अलग अलग हुआ। उसमें मास नंबर डिफरेंट था, इसमें क्या हुआ? मास नंबर सेम। तो ये अपना हो गया। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हुआ। अब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग अलग होगी या सेम होगी? अलग अलग होगी sir. अलग-अलग. बिल्कुल, इनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, अलग अलग एलिमेंट है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। तीसरा आता है अपना क्या? आइसोटन्स। क्या आता है अपना तीसरा? आइसोटन्स। आइसोटन क्या होते हैं? कि वे स्पीसीज, एटॉमिक स्पीसीज जिनके अंदर न्यूट्रॉन है वो सेम हो। जैसे मैंने ये बोला था कि सिलिकॉन वाला अपना, और एक अपना एल्यूमिनियम। अब अपना क्या था? मास नंबर मैंने बता रहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक नंबर 14 अपना, एटॉमिक नंबर अपना कितना? 14। तो यानी अपने प्रोटॉन भी 14 है। अब मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। मास नंबर 28 है, प्रोटॉन 14, न्यूट्रॉन कितने होंगे फिर? 14 ही होंगे 14. फिर तो सिंपल। तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 14 आएगा आंसर। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने? 14। तो न्यूट्रॉन के यहाँ पे कितने आ गए? 14। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, प्रोटॉन इसके अंदर 13 है, मास नंबर 27 है, 27 में से 13 गए, कितने बच गए न्यूट्रॉन? 14. 14, 14 न्यूट्रॉन बचे अपने। तो न्यूट्रॉन दोनों में सेम है। तो ऐसे एटॉमिक स्पीसीज जिसके अंदर न्यूट्रॉन सेम होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? Isoton. Isotons. आइसोटन्स। क्लियर है सभी को इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब एक लास्ट पढ़ते हैं आप आज का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज मतलब अपनी एटॉमिक स्पीसीज, सिंपल। तो ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो सेम हो। अब एक बात बताओ मेरे को, जैसे मैं बोल देता हूँ सोडियम है, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 11. 11. 11। तो एटम है ये, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी और एटॉमिक नंबर सेम होता है 11। अगर मैं ये बोल दूं कि Na पॉजिटिव, ये आयन है, इसके अंदर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 10. 10. 10। एक पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। Mg2 पॉजिटिव, Mg के ऊपर होता है 12 इलेक्ट्रॉन, Mg2 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10. 10। अपना जैसे नियोन है, नियोन के अंदर कितने होते हैं? 10। 10. फ्लोरीन, फ्लोरीन के अंदर होता है 9। अगर नेगेटिव लगा दूं मैं यहाँ पे फ्लोरीन पे तो कितने हो गए? 10। 10. ऑक्सीजन पे होते हैं 8, तो 2 नेगेटिव लगा देता हूँ, इस पे भी कितने हो गए? 10। 10. नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं 7, अपने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन पे, 3 नेगेटिव लगा दूं मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कितने हो गए? 10. अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसका अंदर उसने इलेक्ट्रॉन उतने लॉस कर दिए, जैसे Na पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, Mg2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, F नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 10 हो गए। N3 नेगेटिव 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 10 हो गए इसमें, 7 और 3 10। तो ये स्पीसीज सारी की सारी कैसी है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कैसी है ये? Isoelectronic species. Electronic species. बिल्कुल। तो देखो ये भी सारी सारी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतने में किसी को कोई डाउट हो जो आज अब तक करा अपने
उसमें किसी को कोई भी डाउट रहेगा वो बता सकता है। नो सर। No, sir. बताओ किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो। जो न्यू स्टूडेंट है बताओ आप लोग। नहीं है कोई डाउट? तो आज हम यहीं तक करते हैं। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक होगा वो करेंगे हम